भैया आज हमारा है कौन सा चैप्टर? पांचवा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का नाम? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या हुआ है, समांतर श्रेणी को पहले समझेंगे। अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, जैसे हम पढ़ रहे हैं पांच का पढ़ा, पांच का पढ़ा किसके याद है? सबके याद है? पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, पांच या 15, पांच चौक 20, पांच पूरे 25, पांच छंग 30, पांच अट्ठे 40। बीच में से क्या गायब हो गया? पांच सत्ते 35 गायब हो गया। मतलब पांच का पढ़ा एक क्रम में चल रहा है। कैसे? जैसे भाई पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, पांच या पांच चौक, पांच पूरे, पांच छंग, पांच सत्ते, पांच अट्ठे, पांच नम, पांच धाम, पांच धाम 50। कितना? 50। तो मुझे बताओगे कि इन सब के बीच का अंतर क्या है? सबके बीच का अंतर 5 है, मतलब अंतर समान चल रहा ना चल रहा। तो समांतर श्रेणी भी यही कहती है कि जब सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं हम? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम ले मैं ऐसा गया जानी, है नहीं, फिर मैं जानी से वापस आया, फिर मैं जानी गया, फिर जानी से वापस आया, तो मेरे आने जाने का अंतर क्या है? समान है। भाई अगर मैं हमारे यहाँ से जाने की दूरी 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर आ रहा हूं मैं, 3 किलोमीटर जा रहा हूं, 3 किलोमीटर आ रहा हूं, 3 किलोमीटर जा रहा हूं, तो अंतर समान है ना है। तो समांतर श्रेणी जहां भी आएगी, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अंतर का क्या ना? समान आना। तो सबसे पहले आप अपने यानी रजिस्टर में हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 5 और हेडिंग डालेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, और हेडिंग भी क्या डालेंगे हम? समांतर श्रेणी ही हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे हेडिंग भी? समांतर श्रेणी। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डालवा देता हूं तुम्हें, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं आम भाषा में एपी। भैया समांतर श्रेणी को क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी को कहेंगे एपी। इसमें लिखेंगे ऐसी श्रेणी जो एक ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर का पालन करती है। ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर का पालन करती है समांतर श्रेणी कहलाती है। एक ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर का पालन करती है, कौन सी श्रेणी कहलाती है भैया? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे उदाहरण हमने लिख ला, हम 5 का पढ़ा लिख रहे हैं, पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, पांच तिया 15, पांच चौक, क्या हो रहा है ये 40 क्यों बन गया, पांच चौक 20, पांच पूरे 25, पांच छंग 30, पांच सत्ते 35, पांच अट्ठे 40, पांच नम 45, पांच धाम 50। मतलब डैश 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 डैश। पांच का पढ़ा कभी खत्म हो जाएगा रमना? पांच का पढ़ा चलता ही रहेगा। फिर जब पांच को 11 बार हो जाएगा तो 55 हो जाएगा, 5 12 बार हो जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? 60, 5 13 बार हो जाएगा कितना हो जाएगा? 65, 5 14 बार हो जाएगा कितना हो जाएगा? 70। मतलब क्या हो जाएगी? संख्या चलती रहेगी। तो मतलब ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर का पालन करती है, कौन सी श्रेणी कहलाती है हमारी? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 5 10 कोई भी उदाहरण ले लो, तुम्हारी मर्जी है। अब इसमें हमें कुछ बातें याद रखने वाली हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो होगा, जो सबसे पहला पद होगा, मतलब इसमें प्रथम पद कौन सा है इसमें?
5। तो प्रथम पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे, A1 से, और A1 का मान कितना है हमारा 5। अब लिखना बंद कर दो बाबू, बोर्ड की तरफ देखते रहो। फिर दूसरा पद कितना है, मतलब A2 कितना है 10। ऐसी कौन सा पद, तीसरा पद क्या हमारा A3 बराबर 15। मतलब हम अब चाहे तुम कितने पद लिख लो, पहला पद क्या होगा रमना बाबू, बाद में लिख लिए, पहला पद क्या होगा A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 10, A3 का मान कितना है 15। मतलब हर पद को ए के नाम से जानेगा। मतलब अगर पहला पद है अरे क्या कहेंगे उसे A1, दूसरा पद है तो उसे क्या कहेंगे A2, तीसरा पद है तो उसे क्या कहेंगे A3, चौथा पद है तो कौन सा पद कहेंगे A4 कहेंगे। ये तो होता है पद की बात। उसमें अगला पूछता है कि इनके बीच सार्वमांतर, क्या पूछता है सार्वमांतर का मतलब डी का मतलब क्या होता है अंतर, डी, और डी मतलब इनके बीच का अंतर। अब मुझे कोई अंतर बताएगा इनके बीच का अंतर क्या है, कितना अंतर है 5। अब अंतर के निकालने का कोई फॉर्मूला तुम बता सकते हो जो तुम्हारे याद हो, क्लास में पढ़ा हो तुम्हें, आंसर डी निकालने का फॉर्मूला। देखो हम डी का जब पता करना हो, हमें डी का पता करना हो, तो अगर हमारे सामने आसान है इसमें तो हम डी नहीं पता चल जाएगा कितना है डी 5 आ रहा। कैसे पता करेंगे हम, देखो एक तो करेंगे A2 माइनस A1। अरे वाह अब वो समझ में आती तेरे, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 10 और A1 का मान कितना है 5। तो डी का मान कितना आगे निकल गया 5। अगर तुम ऐसा ना चाहो तो ऐसा कर लो कि A4 माइनस A3, हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब हमें बड़े वाले में से क्या करना, छोटा वाला घटाना है, ठीक उससे पहले वाला। जैसे मैंने हमें डी का मान, तो मैंने A2 में से क्या करा A1 घटाया, फिर मैं क्या करूंगा A4 में से मैं कितना घटा दूंगा A3, मतलब A4 में से A3 घटाऊंगा तो A4 का मान कितना होगा हमारा, वो खुद दिख रहा हो कितना होगा 20 में से A3 का मान कितना है 15, तो कितना बचा 5। मतलब डी सार्वमांतर कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया डी क्या होता है सार्वमांतर। इन्हें कभी कभी हम पढ़ लेंगे, इसे क्या कहेंगे, मतलब हमने यहाँ निकालना है, मान ले D1 का मान, यहाँ काय का मान निकाल लिया मैंने D2 का मान निकाल लिया, काय का मान D2 का मान निकाल लिया। हम 2 डी मान निकाल दे क्या देख लेंगे, अगर मान समान आ रहा तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया ये थी हमारे यानी बेसिक सी चीज के बारे में कि हम A का मान क्या होगा, D का मान क्या होगा, हम इनके बारे में ये थी हमारी जानकारी। उसके बाद में कभी कभार डी का जो मान होता है ना, डी का मान निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, an माइनस का a और भैया क्या n माइनस 1। कभी कभार हम डी का मान इस वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। क्या है फॉर्मूला है, डी बराबर an माइनस n माइनस 1। अब an क्या है, जो भैया हमारा जो इसमें an है, an क्या है, an है अंतिम पद। n कौन सा है अंतिम पद। जो हमारा n क्या है पदों की संख्या, मतलब n क्या है पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं। उसके बाद में a क्या है, a हमारा प्रथम पद, a क्या भैया हमारा a हमारा प्रथम पद है। और उसमें से a घटा दे, इसमें से एक का मान तो a आएगा। जैसे मैं अगर 1 रखूं, मैं कहूं कि 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 धाम 30। पहले बताओ समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी, समांतर श्रेणी होगी। क्यों, क्योंकि एक निश्चित तंत्र को फॉलो कर रही, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 धाम 30। तो समांतर श्रेणी होगी नहीं होगी। अब उसमें हमें डी का मान पता करना, काय का मान का पता करना, ये तो तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें प्रथम पद क्या है, A1 का मान कितना अरीबा, अरीबा A1 का मान कितना है 3, रमना A2 का मान कितना बाबू 6, अर्ज A3 का मान कितना है 9, जीसान A4 का मान कितना भैया 12, ओ क्या नाम है A5 का मान कितना है हाँ A5 का मान कितना है 15, A7 का A6 का मान कितना है 18। मतलब ये तो हमें A1 A2 A3 के मान तो निकालने पता चलिए तुम्हें। अब अगर मैं तुमसे डी का मान पूछूं तो डी का मान तुम निकाल सकते हो। डी का मान कैसे करेंगे, D1 का मान निकालो, A2 माइनस क्या करूंगा मैं A1,
A2 का मान कितना है 6, A1 का मान कितना है 3, तो D1 का मान कितना आ जाएगा निकल का भैया 3 आ जाएगा। हम मान ले कि हमने दोबारा D2 का मान निकाला, तो D2 का मान कैसे आएगा A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 12 और A3 का मान कितना दे रखा 9, तो कितना आ जाएगा भैया निकल के 3। तो आया कुछ समझ में D का मान। लेकिन अगर हम यहाँ फॉर्मूले का इस्तेमाल करने लगे कि भैया फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल के दिखाओ, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दिखा देंगे। D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर फॉर्मूला होता है n माइनस 1 और भैया क्या n माइनस 1। तो D ऐसी कैसे रखेंगे, an क्या है, an का मान है अंतिम पद, क्या है अंतिम पद कितना दे रखा 30, a का मान कितना दे रखा, a का मान कितना दे रखा 3। n पदों की संख्या कितने पद दे रखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और भैया इसमें से क्या घटाना, मैं एक घटाना, एक ऐसे ही लगा दूंगा, कोई दिक्कत किसी को न बताओ। डी का डी ऐसी कैसी रखेंगे हम, जब 30 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27, और 10 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 9। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कैसे जब 9 या कितना हुआ 27, 9 या 27। तो बताओ डी का मान निकालना आया नहीं आया, आगे निकालना करो इससे पहले। देखो इससे तो मैं कर रहा हूं रब, तुम्हारे लिए जहां जो फॉर्मूले की आवश्यकता होगी मैं तुम्हें वहां वो वाला फॉर्मूला लिखूंगा बिना फालतू, फिर फॉर्मूले बीच में तुम रिला दोगे, इसलिए चैप्टर फॉर्मूले से होगा। लेकिन यहाँ जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी वहां बेस फॉर्मूले लिखवाता चलूंगा, ठीक है। एक काम करेंगे, फॉर्मूले का नहीं अलग से एक पेज बना लेंगे, इस पे घर जाके अपने नोट्स में फॉर्मूले का एक पेज बनाएंगे, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले, जो जो मैं फॉर्मूले लिखवाता रहूं वही लिखते रहेंगे, ठीक है। देखो जैसे अगर हमसे पूछा है कि एक इस तरह से पूछा जाए इसमें, समांतर श्रेणी में कोई पद ज्ञात करना, मतलब समांतर श्रेणी में किसी पद का ज्ञात करना। जैसे अगर वो कहे कि A7वां पद ज्ञात करो, तो इसके दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके इंगे तिंगे लिख रहा। A7वां पद, अगर वो कहे कि A8वां पद लिखो, हम इधर भी लिखेंगे A8वां पद। और वो कहे कि A16वां पद लिखो, तो हम इधर भी लिखेंगे A16वां पद। और वो कहे A25वां पद लिखो, तो A25वां पद। हम मतलब दो तरीके, अगर वो कहे कि कोई समांतर श्रेणी दे दी, मैं सुन लो पहले अच्छे से कान खोल के, अगर कोई समांतर श्रेणी दे दी तो कहे कि उस समांतर श्रेणी का A7वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, A7वां। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे A और 6 डी इसमें जोड़ देंगे, मतलब जितना कहेगा उससे एक कम डी जोड़ देंगे। हाँ आ रहा बेटा, जैसे हमसे कहे A तो कौन सा पद पूछा 8वां पूछ रहा था, हम क्या करेंगे इसमें 7 डी जोड़ देंगे। जैसे पूछा A तो कितना डी जोड़ेंगे इसमें हम 15 डी। जैसे A25 है तो A प्लस करेंगे और इसमें कितना डी जोड़ेंगे 24 डी जोड़ देंगे। मतलब ये एक तरीका है पदों को निकालने का। कुछ समझ में आया नहीं आया, मतलब हमें से जितना पद कह रहा है उससे एक कम डी करके उसमें जोड़ देंगे। जैसे हमसे A8 कही थी तो हम क्या करेंगे A करेंगे प्लस 7 डी हम जोड़ देंगे। दूसरा तरीका है भैया उसमें, अगर वो हमसे 7वां पद पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इससे एक कम कितना आएगा 6, A6 प्लस डी करके जोड़ देंगे। A8 कह रहा तो क्या करेंगे हम A7 प्लस डी जोड़ देंगे। A16 कह रहा तो क्या करेंगे A15 प्लस क्या करेंगे हम डी जोड़ देंगे। अगर वो A25 कह रहा तो क्या करेंगे हम उसमें A24 प्लस का डी करके हम जोड़ देंगे। मतलब ये पद होगा जब मैं इनका इस्तेमाल करूंगा ना, जब याद रखेंगे, मतलब क्या तो हम क्या करेंगे, अगर वो 7वां पद कह रहा है क्या तो हम A करेंगे और हमारे पास डी का मान होगा तो 6 डी जोड़ देंगे उसमें। अगर वो A16 कह रहा तो A करेंगे और हमारे पास डी का मान है तो 15 में डी की गुणा करके जोड़ देंगे। अगर वो 7वां पद कह रहा तो A6 करेंगे, क्या कर देंगे उसमें डी को जोड़ देंगे। अगर वो 16वां पद कह रहा तो क्या करेंगे A15 प्लस क्या करेंगे डी करके उसमें हम जोड़ देंगे। क्या तो हम यहां करेंगे, या एक फॉर्मूला और लिख लो ANवां पद। ANवें पद का जो फॉर्मूला है भैया हमारा A प्लस N माइनस 1 और D, A प्लस N माइनस 1 और D। जहां AN मैंने तुम्हें लिखवाया था, AN क्या है, AN है अंतिम पद, क्या है अंतिम पद। N क्या है पदों की संख्या, N क्या है पदों की संख्या।
भैया डी क्या है, डी की थोड़ी देर पहले लिखा क्या है, सार्वधातुक, और ए क्या है, ए प्रथम पद। मतलब ये अभी जो एक्सरसाइज 5.1 है ना, उसमें इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, तो मैंने एक्सरसाइज 5.1 के सारे फॉर्मूले को लिखवा दिए तारो इन्हें। देखो ये सब मैं रफ कर दूं। अब हम आज एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है? ऐसा मिटो दूं मैं ऐसा रफ कर रहा हूं, है नहीं? उदाहरण ये वाला भी रफ कर रहा हूं मैं। समांतर श्रेणी, चलो लिख के रहने दो, भी एक आधा सवाल करके देखते हैं इससे। देखो सब खोल लो, पेज नंबर कितना तुम्हारा ये? 62 है, 62 पे क्या कह रहा है? 5.1 प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है? तो बताया था कि समांतर, जो समांतर श्रेणी है, क्या कहते हैं? एपी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसका एपी नाम ही है। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए, तो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। अब क्या कही उसने सवाल में, कुछ समझ में आया किसी के? उसने कही है कि बताओ कि जो हम सवाल ये हल करेंगे कि इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी है तो क्यों है, इसका कारण भी हमें बताना है। तो उसने सबसे पहले क्या कही है? उसने कही है भैया कि दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के किराए के लिए 15 है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए मतलब कैसे? सपोज करो तुम यहां से गए मेरठ, कहां से? तुम अब की बार कहीं और भेजता हूँ, तुम्हें भेजता हूँ मैं, कहाँ भेज दूं बताओ? चलो पाकिस्तान भेज दूं। तुम ऐसे हमारे गांव से चले, कहां से चले? हमारे सिसोले से चले, और तुम्हें कहां तक जाना? तुम्हें पाकिस्तान तक जाना भैया। कहां जाना? चीन में भेजूं? चलो कोरिया, ऐसा करो चीन में भेज दे, नहीं बस है चुप, बस हाँ, सब अपने हिसाब से चले, जहां जिसे जाना ऐसे चले जाओ, ठीक है? अब तुम ऐसे चले, भाई चुप हो जाओगे। अब तुम ऐसे चले, जब तुम गांव में से चले, तो गांव में से तुम कहां तक चले? सपोज करो तुम गांव में से जानी तक चले, है नहीं? पैदल नहीं गए, गाड़ी में गए यार। आप चीन जा रहे तो गांव से पैदल जाओगे जानी तक? है इतनी दूर जा रहे, चीन जा रहे तो पैदल जाओगे। तो उसने क्या कही है? उसने कही है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए। कितना है? 15 रुपए। मतलब तुम यहाँ से लेके यहाँ आई जानी, तुम जानी तक गए, और जानी से यहाँ से लेके तक का किराया कितना है? 15 रुपए। कितना? 15। अब किराया महंगा हो गया, मतलब तुम अगर चीन जा रहे हो तो टेम्पो वाले ने भी तुमसे 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए, सही है? 15 रुपए लिए। उसके बाद हर जगह के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाता चला गया। कितने रुपए बढ़ाता चला गया? 8 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाता चला गया। सपोज तुम जाने के बाद कहां पहुंचे? सिवाल। अब मेरठ को जाएंगे, इंदौर जाएंगे भाई? सपोज करो पहले गए हम 5 ली। कितना गए? 5 ली। तो उसने इसमें 8 रुपए जोड़ा था, कितना हो जाएगा? 15 और 8 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? कितना हो गया? 23 रुपए के। मतलब इसने कितने रुपए जोड़े एक्स्ट्रा? 8 रुपए। फिर हम फिर पहुंच गए बाईपास। बाईपास से कितना हुआ? फिर इसने कितने जोड़े इसमें? 8 रुपए जोड़े, तो कितने हो गए? 31 हो गए। फिर बाईपास से हम पहुंचे कहाँ? मल्याना। मल्याना से कितने हुए? फिर इसमें 8 रुपए और जोड़े, कितने हो गए भैया? 39। फिर हम कहाँ पहुंचे? फिर पहुंच गए हम बागपत अड्डे। कहाँ पहुंच गए? फिर पहुंच गए हम मेरठ। सपोज करो मेरठ पहुंच गए। फिर मेरठ में फिर एक्स्ट्रा 8 रुपए लेंगे, तो कितने हो गए भैया? कितने हो गए भाई? सही बताओ, गड़बड़ मत करवा दो। कितना हो गए? 47। कितना हो गया? 47। और फिर हम डायरेक्ट कहां से? हमने मेरठ से डायरेक्ट चीन के लिए बस ले ली, हाँ, हेलीकॉप्टर ले लिया। भाई चुप हो जाओगे। 8 रुपए और बढ़े तो कितना हो गया? अब 55 हो गए, नहीं हो गए? मतलब हम जाने अपने गांव से चले, गांव से हम जाने तक गए, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा महंगा किराया उसने लिया। कितने लिए हमसे? 15 रुपए। फिर उसने चीज सवाल में क्या रखी थी कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 है और अतिरिक्त किराया 8 रुपए है। मतलब हर किलोमीटर के बाद किराया क्या होता जाएगा? बढ़ता, 8 रुपए बढ़ता चला जाएगा। तो तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें प्रथम पद क्या है? अरीबा, प्रथम पद कितना है? A1 का मान कितना है?
15। दूसरा पद कितना है जीसान? कितना? A2 का मान कितना है? 23। और तीसरा पद कितना भैया? तीसरा पद A3 का मान कितना है? 31। चौथा पद? चौथा पद कितना भैया? 39। मतलब A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान क्या क्या रहेंगे? अब बाबू लिखो ना लिखो, तुम्हारी मर्जी, लिख लो। चलो, A5 का मान कितना है? 47। A6 का मान कितना है? 55। A7 का मान, अभी तुम सोचो चीन में कहीं घूमने चले गए, A7 का मान कितना हो जाएगा फिर? 63। फिर तुम आगे भी गए चीन से, बस। और बेचू बस। मतलब हमारा प्रथम पद कितना है? 15। दूसरा पद कितना है? तीसरा पद कितना है? चौथा पद कितना है? इतना है भैया हमारे। ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पद है। अगर मैं तुमसे ऐसे डी का मान पूछूं, डी का मान कितना होगा? मतलब A2 माइनस क्या करना पड़ेगा मैं? A1। A2 का मान कितना हमारा? 23। और A1 का मान कितना है? 15। तो डी का मान कितना आ गया? 8। इस तरह से D2 का भी मान निकाल लो। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है? 39। और A3 का मान कितना है? 31। तो कितना आया? 8। ऐसी D3 का मान वो निकाल के देखो। A6 माइनस A5। A6 का मान कितना है? 55। और A5 का मान कितना है? 47। तो कितना है भैया? 8 आया। तो बताओ समांतर श्रेणी बनेगी नहीं बनेगी? समांतर श्रेणी बनेगी नहीं बनेगी? क्यों बनेगी? क्योंकि जब हमारा सार्वंतर समान हो, सार्वंतर का मतलब जब हमारा अंतर समान हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी कहेंगे। भाई हमारा यहाँ अंतर कितना? 8। यहाँ भी अंतर कितना? 8। यहाँ भी अंतर कितना? 8। मतलब हर बार समान अंतर के साथ आगे बढ़े नहीं बढ़े। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था? ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित अंतर का पालन करती हो। मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें संख्याओं के बीच क्या आता हो? एक निश्चित अंतर आता हो। कौन सी श्रेणी कहलाएगी हमारी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। समझ में आया? कुछ नहीं आया अभी? आगे समझ में? तो क्या उसने पूछी थी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके ऐसे लिखो, यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर डी का मान क्या है? समान है। यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके बीच का सार्वंतर डी का मान क्या भैया? समान है। आगे समझ में नहीं आया? एक बार वो समझ लो। उसने कही कि एक आदमी है जो टैक्सी में जा रहा, बैठ के कहाँ जा रहा? टैक्सी में बैठ के जा रहा। और वो जब टैक्सी में बैठता है तो उसके लिए वो 15 रुपए देता है प्रथम बार के लिए, और फिर हर किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए एक्स्ट्रा देता चला जाएगा। सपोज करो आदमी गांव से लेकर कहां तक चला गया? चीन तक गया। मतलब वो गांव से, हम ये हमारे इलाके का एरिया है, मतलब मैंने वो कही कि हम गांव से जानी तक गए तो 15 रुपए उसने दिए। लेकिन हर बार वो जब भी 1 किलोमीटर चलेगा तो हर बार कितना किराया देगा एक्स्ट्रा? वो 8 रुपए। यहाँ भी उसने 8 दिया होगा, फिर यहाँ भी 8 दिया, यहाँ भी 8 दिया, यहाँ भी 8 दिया, 8 दिया, मतलब अंत तक कितना दे दिया उसने? 8 रुपए किराया एक्स्ट्रा देता चला जाएगा। तो प्रथम पद A1 का मान 15, A2 का मान 23, A3 का मान A4, A6, A7 के मान निकालना है। कोई किसी को दिक्कत? उसके बाद हमने D का मान निकाला, D1, D2, D3, मतलब D के मान 2 या 3 मान निकाल के देखो, इससे पता चल जाएगा कि अंतर समान आ रहा है नहीं आ रहा। या D का मान A2 माइनस A1 तक कितना आ गया? 8। A4 माइनस A3 तक कितना आ गया? 8। D3 का मान A6 माइनस A5 का मान कितना आ गया? 8। मतलब यहाँ क्या है? यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है? सार्वंतर डी का मान क्या है? समान है। और जब भी इनके बीच का अंतर समान होगा तो क्या कहलाएगी भैया? हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। उतार लो जल्दी से। अब जो है नहीं हमारा, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। पहला तो हो गया था ना? हो गया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या करा। एक बेलन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसमें हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या
नहीं है। अब समांतर श्रेणी ना, पहली बात तो सबसे पहले तुम मुझे बताओगे समांतर श्रेणी क्या रहा है। अरे वाह बेटा, तू बता समांतर श्रेणी क्या रहा है। जीशान तू बता समांतर श्रेणी क्या रहा है। समांतर समा, मतलब जो एक निश्चित क्रम को फॉलो करती है वो क्या कहलाती है, हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये क्या कर रही, ये एक निश्चित अंतर को फॉलो कर रही है, तो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब उसने क्या कही है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष यानी बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। सपोज करो ऐसा समझो, बोर्ड की तरफ ध्यान दो। सपोज करो एक बेलन है, ऐसा मान लो, इसमें हवा भर रही, क्या कर रही, हवा भर रही। अब हमने क्या करा, हमने इसमें से एक पंप लगाया। सपोज करो मैंने इसमें यहां एक पंप लगा दिया, है नहीं। अब ये क्या कर रहा है, ये पंप है, क्या है, पंप। अब हम जब भी इसे दबाएंगे तो इसमें से हवा निकल रही, कितनी हवा निकल जावे, और हवा निकले जितनी इसमें हवा भरी है उसका 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। कितनी निकल जाती है, एक बार, जितनी हवा इसमें भरी हुई है उसकी कितनी हवा बाहर निकल जाती है, 1/4 बाहर निकल जाती है। मैं सपोज करो ऐसे, जैसे हमारे पास ये है मार्कर रखने वाला, ये है टोटल मार्कर कितने हैं इसमें, 4। तो हर बार इसमें से इसका 1/4 मतलब 4 का 1/4 कितना होगा, 4 का 1/4 कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। मतलब हर बार इसमें से एक मार्कर, यानी इसमें से एक मार्कर निकल गया, तो मतलब इसका कितना निकला, 1/4 भाग बाहर निकल गया। अब हमें ऐसी चीज माननी है जो हमें कई बार तक हमारे काम आ जाए, कई बार तक हमारे काम आ जाए। काम कैसे, मतलब हमें हर बार 1/4 निकालनी, क्योंकि हमें क्रम का पता करना, क्या करना, क्रम का पता करना। तो इसमें हम हवा मान लें, मैंने मान ली। अब मैं बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों माना। माना बेलन में हवा, माना बेलन में भरी हवा, माना बेलन में भरी हवा 64 है। मैंने 64 क्यों मानी, मैंने 64 इसलिए मानी क्योंकि हमें ये क्रम कई बार दोहराना, मतलब 64 का 1/4 निकाल लेंगे, फिर 1/4 निकाल लेंगे, फिर 1/4 निकाल लेंगे, तो मतलब ये क्रम कई बार दोहराना। और उसने क्या कही थी, उसने कही थी कि इसमें से जब भी हवा निकालते ना, कितनी हवा निकालता है, 1/4। तो हमें इसके लगभग लेना था, हमें क्या लेना था, ऐसा लेना था जो हमारा 4 से कट जावे। तो मैं 8 4 भी ले सकता था, लेकिन 4 का 4 निकाल लेंगे तो एक बार चला जाएगा, मतलब हम उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। 4 का हमने 8 लिया तो मतलब 2 बार चला जाएगा, हमने 12 लिया 3 बार चला जाएगा, 16 लिया 4 बार चला जाएगा, 5 बार। मैंने इसलिए ऐसा लिया कि हमारा क्या कई बार तक चल जाए। मैंने क्या ले लिया, 64 ले लिया। अब उसने क्या की है, सपोज करो तुम में से एक जना है, वो है क्या नाम है इसका, फैजा, क्या नाम है लड़के का नाम है, समद, हाँ समद। इसने क्या करा, मैंने ऐसा काम दे दिया कि इसमें टोटल है नहीं, इसमें पूरे बेलन में 64 हवा भर रही। कितनी हवा भर रही, 64। अभी हर बार क्या करता है, हर बार आएगा और इसमें से क्या करेगा, इसमें से हवा का 1/4 भाग क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। मतलब अगर वो पहली बार आया, पहली बार है ना, 64 का 1/4, इसने एक बार पंप, मतलब कुछ कुछ शरारती बालक रहे हैं जो ऐसे काम करते हैं। 64 हवा भरी, इसने एक बार आके इसमें पिंसी मार दी, मतलब इसे क्या करा, पंप को दबा दिया, तो 64 का 1/4 हवा क्या निकल गई, बाहर निकल गई। मतलब 64 का 1/4 कितना होगा, 4 कम 4 कितना बचा, 2 बचा, 24 का 4 पंजे भी 4 6 24, मतलब 16 हवा क्या निकल गई भैया, बाहर निकल गई। मतलब इसने पहली बार में कर दो, पहली बार में कितनी हवा बाहर निकली, 16 हवा बाहर निकली। तो अब इसमें टोटल हवा कितनी बची होगी अभी, 64 में से 16 के कितने बचे, 48। कितना, 48। अब हवा कितनी बची इसमें, 48। अब क्या दूसरा कोई आया, उसने क्या करा, 48 हवा, उसका 1/4 निकालना, उसने क्या करा, 1/4 निकालना, करो। 4 कम 4 दूनी 8, मतलब इसने कितनी हवा निकाल दी, 12 हवा निकाल दी। अब कितनी हवा बची होगी, 48 में से 12 का कितनी बची, 36। अब फिर एक जना तीसरे नंबर का, उसने 1/4 हवा फिर बाहर निकाल दी होगी, इसकी तो कितनी हवा बची,
ये मैं 9 हवा बाहर निकाल दी। अब एक जना चौथे नंबर पर फिर आया, कितनी हवा बच रही है अभी? 36 में से 9 गए, कितने बचे? 36 में से 9 गए, कितने बचे? 27। अब इसने 1/4 हवा फिर बाहर निकालने की कोशिश करी, मतलब अब 27 हवा आ गई। अब 27 से ज्यादा हम इसे नहीं कर सकते, मतलब अब 1/4 हवा बाहर नहीं निकाल सकते। अब बताओ कि हर बार सार्वंतर समान आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले कितनी बची? पहली बार में कितनी निकल ली? 16। फिर कितनी निकल ली? फिर कितनी निकल ली? 9। तो बताओ हर बार सार्वंतर समान आ रहा, मतलब डी का मान समान आ रहा। अगर डी का मान समान आता तो क्या होता? समांतर श्रेणी। अरे डी का मान समान नहीं आता, हमारी समांतर श्रेणी है कोई नहीं है। अब एक बार समझो, सपोज करो मैं तुम्हें नहीं कैसा करूं, हाँ सपोज करो मैंने तुम्हें एक गुब्बारा दिया बड़ा सा फुला के, तुम सबको एक क्या करा मैंने? एक अरीबा मैंने से बाबू इतना बड़ा गुब्बारा दिया, तुम सबको फुला गए। मैंने कही कि इसमें टोटल हवा भरी हुई है 64। कितनी भरी हुई है हवा? 64। अब मैंने तुमसे बारी बारी से कही कि अब एक जना उठ के अपनी सीट से आएगा और इसमें एक पिन दे दी मैंने तुम्हें कि एक पिन मारेगा। जैसे तुम एक पिन मारोगे तो इसमें से जितनी हवा भरी उसका हवा का 1/4 भाग क्या हो जाएगा? उसमें से बाहर निकल जाएगा। सपोज करो इसमें जब 64 हवा भरी थी तो पहला नंबर आया भैया, पहला नंबर आया समध का। किसका आया भैया? यहां कर लो, पहला नंबर आया किसका? पहला नंबर आया समध का। अब समध ने क्या करा? समझ में गई कि भैया इसमें 64 हवा है। कितनी हवा है? 64 हवा। और जब भी मैं इसमें एक पिन मारूंगा 64 का 1/4 हवा क्या निकाल दो मैं इसकी बाहर। मतलब समझ ने 64 का, मैंने बताई जहां भी का आएगा वहां गुना का निशान लगाना पड़ेगा। 64 का 1/4 इसने हवा बाहर निकाल ली। तो जब 64 का 1/4 हवा बाहर निकल ली तो कितनी हवा बाहर निकलेगी? 4 एकम 4, कितना बचा? 2। 24 है। 4 छिंग 4 चौक 16, 4 पंजे 4 छिंग 24, मतलब इसे 16 हवा क्या कर दी? 16 बाहर निकाल दी। समझ में एक बार पिन मारने से हवा कितनी बाहर निकाल दी? 16। तो अब कितनी हवा बची होगी गुब्बारे में भैया? भाई हवा कम हुई होगी ना हुई होगी? कितनी हवा कम बची रही है गुब्बारे में? 48 हवा बची नहीं बची। मतलब अब गुब्बारे का साइज क्या हो गया? अब गुब्बारे का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। अब गुब्बारे का साइज अब कितना बड़ा? गुब्बारे का साइज सपोज करो इतना हो गया। कितना हो गया? इतना। अब गुब्बारे में कितनी हवा बची? 48। मैंने दूसरे नंबर पे बुलाया, मैं कहने लगा अब क्या रमना आ जाओ। मैंने रमना को बुलाया, रमना कहने की कि भैया मैं इसमें टोटल हवा है 48। कितनी हवा है? 48। इसमें रमना ने एक पिन मारा और इसकी 1/4 हवा क्या कर दी? बाहर कर दी। तो कितनी हवा बाहर निकल लेगी? 4 एकम 4 दूनी 8। रमना ने कितनी हवा बाहर निकाल दी? इसमें से 12 हवा बाहर निकाल दी। क्या निकाल दी? 12 हवा बाहर निकाल दी। तो अब हवा कितनी बची होगी गुब्बारे में? 36। मतलब गुब्बारा अब और भी छोटा हो गया होगा ना। गुब्बारा सपोज करो इतना बड़ा बचा। कितनी हवा बची गुब्बारे में? 36। दोबारा मैंने कही कि जीसान तू आ भैया, जीसान तू आ। जीसान ने हवा कितनी है? 36। इसका 1/4 हवा का फिर बाहर निकाल दे। क्या करा? 1/4 फिर बाहर निकाल दे। कितनी हवा बची? कितनी बची? 27 हवा बची। अब गुब्बारा थोड़ा सा और छोटा हो गया। अब कितना बचे हवा इसमें? 27। अब मैंने चौथे नंबर बोला ही साजिया को कि साजिया आ जा बाबू। साजिया सके में बाबू इसमें 27 है, इसका 1/4 हवा बाहर निकाल ली। मतलब अगर 1/4 से ज्यादा हवा बाहर निकल गई ना, कितना क्या कह रहा भैया? तो अच्छा 1/4 सही है, ठीक है शाबाश। ये तो ध्यान रखो तुम। अब मैंने कही साजे से साजे बाबू इसमें से केवल 27 का 1/4 ही हवा बाहर निकलनी चाहिए। अब यू कंफ्यूज क्योंकि 27 का 1/4 निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि आएगा हमारा 4 छिंग कितना हुआ है? 24। क्या तो 28 होता जब 4 से कटता। तो साजे कंफ्यूज के भैया अब इससे ज्यादा हल नहीं होने का, क्योंकि फिर पॉइंटों में हमारा सवाल आएगा। मैंने कह दिया अगर एक भी पॉइंट ज्यादा हवा निकली तो बाकी सारे पैसे तेरे से ले जाएंगे। अब साजे आगे कंफ्यूज होगी भैया अब बस इतनी हवा निकलेगी। तो बताओ पहला हवा निकली कितनी? 16। फिर हवा कितनी निकली? 12। फिर हवा कितनी निकली? 9। लेकिन हमारा समांतर श्रेणी क्या कहती है? समांतर श्रेणी कहती है कि अगर अंतर समान आ रहा है जब भी समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। कल जरा परसों मैंने तुम्हें चीख चीख के बताया था समांतर श्रेणी के बारे में कि जब पदों का जब यानी अंतर समान आवे जब भी हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। एक बार हाथ उठाओ परसों कौन कौन था क्लास में? तो तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समांतर। अब आया समझ में नहीं आया? तो ये समांतर श्रेणी है कोई?
अब मैंने दो तरीके से समझाया, मैंने तुम्हें इनके ये सिलेंडर वाला भी समझा दिया और क्या करा, ये गुब्बारे वाला भी समझा दिया। तो क्या लिखेंगे, अतः संख्या क्या है, अतः सार्वधातुक क्या रहा भैया हमारा, अतः सार्वधातुक हमारा असमान रहा, इसलिए क्या होगी हमारी समांतर श्रेणी नहीं होने की। तुम ऐसा करो, तुम एक बार करके देख लो, मैं बताऊं कैसे। जो हमारा 64 है, जो 64 है, इसे मान लो A1, उसके बाद में कितनी हवा बची थी 48 को क्या मान लें हम A2, फिर क्या मान लें 36 को क्या मान लें हम A3, 27 को क्या मान लें हम A4, 27 को क्या मान लें A4। हम कैसे निकाल लेंगे भैया, तुम एक चीज अच्छी तरीके से जानते हो, क्या जानते हो तुम अच्छी तरीके से, अगर मैं यहाँ D का मान निकलवा लूँ साझे तुमसे बेटा, D1 का मान कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 48, A1 का मान कितना है 64, कितना आएगा भैया, कितना आएगा माइनस का 16। अब क्या करें हम, D2 का मान और निकाल के देख लें एक बार, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 27 और A3 का मान कितना भैया 36 ही तो है, कितना आएगा बताइयो, कितना आएगा 9। क्या समांतर श्रेणी बननी, वो तो ऐसे ही पता चल रहा था, पहले 16 फिर 12 फिर 9, कोई समांतर श्रेणी बननी। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बड़े बड़े संख्या में लिखेंगे अतः सार्वधातुक D का मान क्या भैया, D का मान समान नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। भैया बताओ अगर समझ में ना आया तो मुझे एक बार और पूछ लो, एक बार और बता दो, समांतर श्रेणी नहीं होगी। पर इसे समझने के लिए पहले परसों की क्लास देखनी जरूरी, क्योंकि उसमें समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट समझाता और जल्दी से। देखो अगर परसों का कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा क्या था ना, तो फिर तो भैया सिट्टी पिट्टी तो कुल है ही है, जैसा रीवा की होगी। देखो अब आ जाओ सवाल नंबर 3। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो बताओ समांतर श्रेणी है ना, मैं बताऊं कैसे। सपोज करो तुम में से भाई सारे तो डॉक्टर मास्टर या इंजीनियर बनने के नहीं, कुछ मजदूर भी तो बनोगे, कुछ कुआं खोदने वाले सड़क खोदने वाले बनोगे, तो वही है। अब जो तुम में से सड़क खोदने वाला बनेगा वो बता देगा, मतलब ऐसे नहीं है, मतलब बताते जो पढ़ेगा वो बता देगा, ना पढ़ेगा तो भैया ना बताने का। अब क्या है उसने कही है कि एक कुआं है, हमने क्या करा, एक कुआं है, सपोज करो मैंने कुआं पहली बार में खोद दिया। समझने की कोशिश करियो भैया, जितनी जल्दी खुद अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे। मैंने क्या करा भैया, मैंने कुआं खोदना शुरू करा इससे, मैंने क्या करा कुआं खोदना शुरू करा। तो अब तुम में से पहले मुझे अध्ययन बताएंगे, कुआं ऐसा खोदना शुरू करा मैं ऐसे, समझ बता कहां से खोद देगा कुआं, ऐसा खोद देगा नीचे ऊपर से, जो नीचे से खोदते हो कुआं, मतलब सही बात है। सबसे पहले कहां से खोद देंगे हम, ऐसे ही खोदने कहां से खोदेंगे भाई। अगर मैं यहाँ भी खड्डा करना शुरू करूंगा तो कहां से करूंगा, पहले एरिया ऊपर वाले एरिया करूंगा। उसने कही है कि जब भी मैं काम शुरू करूंगा, उसने क्या कही भैया, उसने कही है ना जब भी मैं काम शुरू करूंगा तो मुझे कितने चाहिए। उसने कही कि मैं जब काम शुरू करूंगा, मतलब सपोज करो ना यहाँ काम शुरू करो तो A1 होगा नहीं होगा। उसने कही कि मुझे 150 रुपए चाहिए, कितने रुपए चाहिए 150 रुपए। मतलब हम एक मजदूर पकड़ गए, VIP वाला मजदूर हमारे यहाँ मिलता है वहां बागपत अड्डे पे, देखिए तुमने बागपत अड्डे पे किसने मजदूर, और तुम जाओगे तो एकदम मजदूरों की ऐसी भीड़ आ जाएगी, डार की डार, वहां हर चीज का मजदूर मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी काम करवा लो वहां तुम मजदूर से। हाँ, और तुम एक बार जा खड़े हो जाओ, कम से कम 20-30 आदमी तुम्हें गैल घेर लेंगे, हमें लेके चलो हमें लेके चलो हमें लेके चलो। मतलब ये हाल है बेरोजगारी का, इसलिए भैया तुम पढ़ लो, बहुत बुरा हाल है बेरोजगारी का। उसने कही जब हम पहला काम शुरू करेंगे तो पहला काम करने के कितने पैसे लेंगे हम 150 रुपए। लेकिन जैसी मैं 1 मीटर खड्डा खोद दूं, उसने क्या कि जबकि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब जैसी मैं 1 मीटर खड्डा खोद दूं कितने पैसे लूंगा फिर मैं एक्स्ट्रा तुमसे 50 रुपए। मतलब
इससे A2 का मान कितना हो जाएगा भैया? भाई 150 रुपए तो वो ले रहा था, लेकिन उसने क्या किया, इसने 50 रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा भैया? 200। जैसे 1 मीटर नीचे आया तो कितना आ जाएगा? A3। उसने क्या किया, मैं 150 रुपए तो 200 रुपए तो तुमसे ले रहा हूँ, कितने रुपए ले रहा हूँ? 200। लेकिन अब मैं क्या लूंगा? 50 रुपए और एक्स्ट्रा लूंगा तो कितना हो जाएंगे भैया? 250। उसने कही कि A4 का मान भी बता दो मैं, कितना कही मैंने? 250 रुपए ले रहा हूँ भैया, लेकिन मैं 1 मीटर नीचे चला गया तो फिर क्या लूंगा? 50 रुपए तो कितना हो गया? 300। उसने कही कि मैं भैया 300 रुपए तुमसे ले रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 1 मीटर खड्डा और खोद दिया तो कितने पैसे हो गए? 350। तो घर तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। मतलब A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान, हमारे पास A5 का मान, सबका मान है। तो अगर हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा भैया? D का। किसका? D का। तो हम किसका मान निकालना है? D1 का मान। D1 का मान का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? A2 का मान है 200। A1 का मान कितना है? 150। तो कितना बचेगा? 50। कोई दिक्कत नहीं भैया। D2 का मान कैसे निकाल लेंगे? A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना भैया हमारा? 300। कितना है? 300। और A3 का मान कितना है? 250। तो कितना आ गया भैया? 50 आ गया। हम D5 का मान, D3 का मान निकालना है। D3 का मान के लिए क्या करेंगे? A5 माइनस A4 कर दूं मैं। A5 का मान कितना है? 350। और इसका क्या है? 300। तो कितना आ जाएगा भैया? 50। अब की बार सार्वंतर क्या आ रहा? समान आ रहा। और अगर सार्वंतर समान है तो हमारे समांतर श्रेणी बनेगी नहीं बनेगी? तो क्या लिखेंगे? अतः सार्वंतर मतलब D का मान क्या भैया? D का मान समान आ रहा है। तो यह क्या भैया हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो ये क्या होगी भैया? ये समांतर श्रेणी होगी। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? तारो जल्दी से। देखो बेटा, पिछले साल बारी वालों ने गिफ्ट करा था, पिछले साल का ये सानियर ने। देखो बेटा चुप हो जाओगे अब तुम लोग बताओ पहले, ब्याज का जो कॉन्सेप्ट है किसके समझ में आता है? ब्याज। देखो मैं समझाऊंगा, जल्दी तो ना तुम्हें किसी को, 5 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना। देखो समझो, ए लड़कियों बेटा, ब्याज दो प्रकार से होता है। एक तो होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब है तुम जितने पैसे ब्याज पे लोगे है नी, उतनी परसेंट पे तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या रहता है? जितने तुमने पैसे ब्याज पे लिए तुम्हें इतने पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन जितना तुम पे ब्याज लग रहा है तुम्हें उसके ऊपर भी क्या देने पड़ेंगे? उसके ऊपर भी पैसा देना पड़ेगा। अब ये सवाल सेम टू सेम चक्रवृद्धि ब्याज का ही है। उसने क्या कही है? उसने कही है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो एक होता है मूलधन, मूलधन। मूलधन कैसा होता है? सपोज करो मुझे अपना कोचिंग सेंटर थोड़ा सा बड़ा करना है। क्या करना मुझे? अपना कोचिंग सेंटर बड़ा करना है, और मैं जीसान के पास गया कि जीसान सर मुझे पैसे दे दो, यानी ब्याज पैसे दे दो। कितने दे दो? ब्याज पैसे। तो जो ये मुझे पैसे देंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा मूलधन। तो उसने कही है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 की राशि, मतलब सब पहला भी मूलधन समझो। मूलधन कितना है? 10,000 रुपए। बताओ यहां तक कोई किसी कोई दिक्कत? अब उसने कही है एक होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। जब मिश्र धन होता है ना, ध्यान रखना, मिश्र धन मूलधन और प्लस ब्याज। मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्र धन कहलाता है। उसके बाद में आती है दर। क्या आती है? दर। दर कितनी दर की? दर देखिए 8%। क्या दे रखी? 8%। उसके बाद में आता है समय। क्या आता है? समय। समय कितना वर्ष दे रखा? प्रत्येक खाते का 1 वर्ष, मतलब वर्ष का मतलब है 1 दे रखा। अब समझेंगे, मतलब पहले वर्ष मैंने जीसान से कितने पैसे लिए भैया? मैंने पहले वर्ष जीसान से लिए 10,000 रुपए। कितने लिए?
10,000 रुपए। मतलब पहले वर्ष मुझे कोई नहीं ब्याज देना, मतलब A1 का मान कितना हमारे पास, यहाँ 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 करते चलो, A1 का मान कितना भैया 10,000 रुपए। बताओ किसी कोई दिक्कत? लेकिन जैसे मैं दूसरे वर्ष का निकालना पड़ेगा मुझे, दूसरे वर्ष मैंने इसे ब्याज देना पड़ेगा मुझे, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो ध्यान रखना फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये क्या होता है भैया, ये हमारा फॉर्मूला होता है। काय का फॉर्मूला होता है, ब्याज निकालने का। क्या, ब्याज निकालने का। तो मैंने दूसरे वर्ष का मतलब, ये दूसरे वर्ष का मतलब है A2 का मान होगा नहीं होगा, तो मूलधन कितना हमारा 10,000, दर कितनी है 8%, समय कितना है 1 वर्ष बटे 100, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, मतलब कितना आया 800। मतलब 800 रुपए मेरे पे जो, भाई पहले वर्ष तो मुझे कोई ब्याज देना नहीं, भाई मैं से आज पैसे लगा, मुझे आज ही थोड़ी पैसे देने से, ब्याज के कितने दिन बाद देने मुझे, 1 साल बाद देने। कितने साल बाद देने, 1 साल बाद। मतलब अब हमारा पहली मतलब A1 का मान तो 10,000 होगा नहीं होगा, लेकिन A2 का मान मेरा क्या निकल रहा, पहले 800 रुपए तो ब्याज निकल रहा, लेकिन ये क्या 800 रुपए ब्याज, लेकिन हमें क्या देना पड़ेगा, इसे देना पड़ेगा हमें मिश्रधन। क्या देना पड़ेगा, मिश्रधन। और मिश्रधन किस किस चीज से मिलकर बनता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना था 10,000 और ब्याज कितना हमारा 800, तो कितना हो गया भैया 10,000। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, कितना हो गया हमारे 10,800। मतलब अब हमें अगली साल जब मैं इसे पैसे देने जाऊंगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे इसे भैया 10,800। मतलब इसने कितने रुपए कमाई मेरे से, 800 रुपए कमाई। अब हमारा ऐसे डी का मान अभी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तभी हम क्या करेंगे, एक और निकाल ले। क्या करेंगे हम, बाबू ध्यान रखना, हमने नहीं, ओ भैया हमसे यही गलती होगी। क्या हुई हमसे गलती, देखो A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2, मतलब वो तो कोई दिक्कत नहीं, आ रहा तो सामान्य उत्तर आएगा, लेकिन क्या आएगा, हमेशा A2 में से A1 घटाना, A3 में से कितना घटाना A2, और A3 में से A2, और A4 में से क्या घटाना A3। इसलिए तुम इसे अपने हिसाब से कर लियो। अब आते हैं A3 का मान। अब क्या बात है, हम A3 पे, अब हमें अगले साल की बात करनी। तो अब है नहीं, हमें से कितने पैसे देने पड़ेंगे, मतलब 10,000 रुपए हम इससे लेकर आए थे, और जिस से मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के कितने उधार लिए थे इससे 10,000, लेकिन अब मेरे पे कितने पैसे हो गए 800। मतलब मुझे 10 पे नहीं, अब मुझे 10,800 ब्याज देना पड़ेगा। कितने पे देना पड़ेगा 10,800 पे। तो A3 का निकालने के लिए फिर फॉर्मूला लगेगा, क्या लगाने पड़ेगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन कितना अब हमारा, अब मूलधन भैया हमारा 10,800 रुपए। कितना है 10,800। दर कितनी है, दर 8 है। समय कितना है 1 वर्ष बटे 100। 2 जीरो काट लू मैं, 8 अट्ठे 64, 64 को 4 का हासिल लगे कितने 6, 8 क्यों ना जीरो में, जीरो की जीरो, 6 के 6, 8 एकम 8, मतलब 864 रुपए का ब्याज देना। लेकिन ये तो ब्याज है, हमें क्या ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना क्या, मूल मिश्रधन। क्या, मिश्रधन। तो मिश्रधन कितना होगा भैया 10,800 प्लस क्या होगा 864। जोड़िए से कितना हो जाएगा भैया, 4 के 4, 6 के 6, 8 8 16 को 6 का हासिल लगा 1, 1 का 1, 1 का 1, मतलब 11,064। मतलब A3 का मान कितना आएगा भैया हमारा 11,664 आ गया। मतलब मैं इससे कितने पैसे लेकर आया था, पहले वर्ष लेकर आया था मैं 10,000, लेकिन दूसरे वर्ष कितने होंगे मेरे पे 10,800, और तीसरे वर्ष कितने होंगे 11,664। क्यों बढ़ रहा ये, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है ना तो हर साल मेरे पे पहले साल 10,000 रहते, दूसरे साल कितने होते 10,800 हो जाते, तीसरे साल कितने हो जाते 11,600 हो जाते। लेकिन अब कितने हो गए हम पे 11,664। मतलब 64 रुपए मुझे काय पे देने पड़ रहे, ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना पड़ रहा है। ऐसे काय का मान निकालना हम D1 का मान निकालने के लिए A2 माइनस क्या करेंगे हम, D का मान निकाल लो, D1 का A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 10,800, और A1 का मान कितना है 10,000, तो कितना है भैया 800। हम क्या करें D2 का मान निकाला, D2 का मान कितना है, D2 का मान क्या करेंगे A3 माइनस A2,
A3 का मान कितना है? A3 का मान है 11,664 और भैया A2 का मान कितना है? 10,800। तो कितना बचेगा भैया? ये बचेगा 864। कितना बचेगा? 864। क्या हमारा डी का मान समान आ रहा? नहीं आ रहा। और जब हमारा डी का मान समान नहीं आएगा तो क्या होगा? ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब भैया एक बार भी बताओ, पहले समझ लो, ये है समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब एक बार समझ लो। जीसान बाबू बात बता रही है, सपोज करो मुझे अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना था। मैं गया अरीबा के पास के, अरीबा बाजी मुझे 10,000 रुपए क्या कर दो? ब्याज पे दे दो। अरीबा ने कही कि भैया मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी लेकिन शर्त है। और ठीक है, शर्त मान लूंगा तुम्हारी। इसने कही कि भैया जो तुम्हें मैं पैसे दूंगी वो पैसे मैं तुम्हें साधारण ब्याज पे ना देगा। कौन से ब्याज पे दूंगी? चक्रवर्ती ब्याज है। मैं कह लगा मेरे तो समझ में नहीं आता चक्रवर्ती ब्याज कह लगा कि हमें नाम समझाएंगे तुम्हें। इसने क्या करा? इसने कहे कि भैया चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर भी क्या देना पड़ेगा तुम्हें? ब्याज देना पड़ेगा। मैं कह लगा चलो ठीक है, जैसा भी तुम करो कर लो, लेकिन बस थोड़ा सा यानी ब्याज क्या लगी हो कम लगाइयो। कह लगी ठीक है भैया। तो इसने क्या करा? मुझे 10,000 रुपए दिए भैया और इसने कही कि भैया हम सबको देंगे 10% पर, तुम्हें कितने परसेंट की दर से देंगे हम? 8%। मैं कह लगा ठीक है बाजी 8% की दर से। दर कितनी रखी? 8। मैंने कही कि भैया मुझे बस शुरुआत 1 साल के लिए चाहिए, लेकिन मैं फिर अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा लूंगा। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आगे एक्सटेंड कर लूंगा। ठीक है भैया। तो पहले वर्ष तो मुझे 10,000, पहले A1 का मान तो 10,000 का 10,000 रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि ब्याज कब देना पड़ेगा मुझे? 1 साल बाद ही तो देना पड़ेगा। और जब हम किसी चीज से पैसे खरीद के लाएंगे ब्याज हमें 1 साल तो अपने पास रखेंगे, अगली साल ही तो देगा। मतलब A1 का मान कितना हमारा? 10,000। अब A2 का मान निकालो, मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज मूलधन गुना दर गुना मूलधन दर गुना समय बटे 100। मूलधन 10,000 था, दर कितनी थी? 8 है और बटे 100, समय 1 वर्ष है। 2 अब जब इसकी गुना करी तो कितना आ गया? 800 आ गया। बताओ किसी कोई दिक्कत? मतलब पहले वर्ष कितना मिला, यानी दूसरे वर्ष कितना ब्याज देना पड़ेगा मुझे? 10,800। ठीक है, क्योंकि अब हमारा ऐसा काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि हमें कितना चाहिए? कम से कम हमें 2 मान निकालने पड़ेंगे, तो हमें A3 तक हमें निकालना पड़ेगा। मतलब A2 का मान कितना आ गया? 10,800। मैं कह लगा ठीक है कोई ना, चलो 1 साल और अपना ब्याज बढ़ा लेंगे। इसने कहा कि भैया अब की बार तुम्हें जो 800 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तुम्हें उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। जो तुम पे 800 रुपए ब्याज के लगे ना, उस पर भी क्या देना पड़ेगा? तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो मैंने क्या करा? मिश्रधन मूलधन, मतलब मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज। तो 10,800 हो गया। मतलब A2 का मान कितना हो गया? मैंने कही कि A3 मतलब 30 साल करो, तो 30 साल मूलधन क्या होगा हमारा? 30 साल मूलधन होगा 10,800, क्योंकि हमें ब्याज के ऊपर भी क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। दर 8 है, समय 1 है बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे। जब हम इसकी गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 864। मतलब हमें फिर मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन कैसे करेंगे? मूलधन ब्याज तो बराबर क्या आ गया? मिश्रधन। क्या आ गया? मिश्रधन। मतलब हमारा अब A3 का मान है 11,664। अब हम इससे D का मान निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। और अगर हमारा D का मान समान आता, दोनों साल 8-800 आता, तो हमारा क्या होती भैया? समांतर श्रेणी थी। और अब हमारा D का मान देखो, हमने D का मान निकाला A2 माइनस A1, मतलब 10,800 में 10,000 गए तो कितने बचे? 800। कोई D का मान समान है हमारा? समान नहीं है। फिर D2 का मान निकाला A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना? 11,664। A2 का मान कितना है? 10,800। तो कितना बचा भैया? 864। अब एक बार 800 आ रहा, एक बार 864 आ रहा, कोई समांतर श्रेणी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि समांतर श्रेणी बनने के लिए D का मान क्या आना चाहिए भैया? समान आना चाहिए। तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर D का मान समान नहीं है। जल्दी उतारो।